हेलो फोक्स, वेलकम टू विकेट्स एंड विस्पर। हम लोग इस शो में बात करेंगे एवरीडे क्रिकेट डेवलपमेंट्स की और क्रिकेट के होने वाले तज्जियों और तबसरों की। आज की जो हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हो गई है बहुत अरसे के बाद, और ओलंपिक्स में टीम सिलेक्ट होने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इंडिया के कैप्टन ने दौरा इंग्लैंड के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट किया, उनके क्या व्यूज है कि उनका दौरा इंग्लैंड कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडियन और इंग्लैंड स्क्वाड में होने वाली जो तब्दीलियां हैं इंजरीज की वजह से, उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि पांचवें मैच पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे WCL, जो कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, और अब इंडिया की टीम भी मांगे तांगे के पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में आ गई है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने क्या बयान दिया, क्या वो पाकिस्तान के साथ इस मैच को खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, उसके अलावा T20 रैंकिंग्स जो नई आज जारी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ओलंपिक्स के अंदर मैच के अंदर टीम सेलेक्ट होने का तरीकाकार है उसकी बात करते हैं। ओलंपिक्स में क्या होता है कि हर रीजन की जो टॉप टीम्स होती हैं वो सिलेक्ट होकर आती हैं। जैसे कि इस दफा 6 क्रिकेट टीम की सजेशंस जो है वो जय शाह दे के आए हैं। जय शाह जो है वो क्रिकेट के मामलात को, जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ ICC बने हैं, सियासत के मामला की तरह चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया टीम डोमिनेट करे, लेकिन अच्छी टीम्स को वो टीम क्रिकेट का हिस्सा नहीं देखना चाह रहे, इसलिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी टीम्स पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वगैरह जो है वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा ना हो। तो मेरे ख्याल में इस तरह के टैक्टिक्स काम नहीं देंगे, और ओलंपिक्स कमेटी को भी देखना पड़ेगा कि कम से कम 8 टीम्स को जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो कंपेटिटिव टीम्स है जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, वो भी इस जो है वो ओलंपिक्स गेम्स का हिस्सा हो सके। तो रीजनल टॉप टीम्स जो सिलेक्ट होगी, उस तरह ओशियाना से जो है वो ऑस्ट्रेलिया आएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी। उसी तरह इधर से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगी। एशिया पूरे से जो है वो श्रीलंका वगैरह और बाकी टीमों को छोड़कर सिर्फ जो है वो इंडिया क्वालिफाई करेगी। तो ये मेरे ख्याल में ये तरीकाकार जो है वो बाकी स्पोर्ट्स के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के मामले में ओलंपिक्स कमेटी को चाहिए कि वो कोई और रास्ता मुतबादिल इख्तियार करें, जिससे टॉप 10 टीम्स या टॉप 8 टीम्स ओलंपिक्स का हिस्सा हो सके। ओलंपिक्स के प्रोसीजर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बयान की। शुभमन गिल कहते हैं कि मेरा दौरा जो इंग्लैंड है पहला एज ए टेस्ट कैप्टन, वो बहुत कामयाब रहा। इंग्लैंड जो हमारा स्कोर कार्ड है वो हमारी ट्रू परफॉर्मेंसेस को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। स्कोर कार्ड से हमने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है, हमारी टीम ने बहुत अग्रेसिव खेला है, मैंने भी फ्रंट फुट से लीड किया है, बहुत अच्छी बैटिंग भी की है, और एज ए कैप्टन भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। और हम 5वां टेस्ट मैच जीत कर इस सीरीज को ड्रा करना चाहते हैं, जो कि हमारे स्कोर कार्ड को ज्यादा बेहतर कर देगी। तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल इज ऑलवेज राइट अबाउट दिस, क्योंकि शुभमन गिल का ये पहला दौरा इंग्लैंड था। किसी भी एशियन कैप्टन के लिए नई टीम के साथ विदाउट सीनियर प्लेयर्स अफे कंडीशंस में, स्पेशली इंग्लैंड में, इस तरह परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन। सो दौरा इंग्लैंड जो है वो ऑब्वियसली इंडिया का सक्सेसफुल रहा। अब आप बात करते हैं 5वें टेस्ट मैच की, जो कि सीरीज डिसाइडर है। अगर इंग्लैंड ये मैच जीतती है तो इंग्लैंड जो है वो सीरीज विन कर जाएगी। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीतती है तो ये सीरीज अलाइव रहेगी और ये ड्रॉ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये मैच जो है वो इंजरीज बेस्ड मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल प्लेयर थे वो पिछले मैच के लेबर वर्क की वजह से, लॉन्ग स्पेल्स करने की वजह से जो मेन बॉलर्स है वो आउट हो चुके हैं। इस वजह से जब दोबारा टीम बनेगी वो सेकंड लाइन ऑफ अटैक होगी। जैसे इंग्लैंड की तरफ से उनके मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन बेन स्टोक्स जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बेन स्टोक्स के बाद जोफ्रा आर्चर, जो कि एक्सप्रेस प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वो भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह पे गस एटकिंसन आएंगे, और जो है बेन स्टोक्स की जगह पे जो प्लेयर्स आएंगे वो है जिमी ओवर्टन। जिमी ओवर्टन ने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच अब तक खेला है 2022 में न्यूजीलैंड में, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन मुतदल रही, मीडियोकर सी परफॉर्मेंस रही, ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए थे। उसके अलावा जैकब बैथल को चांस मिल सकता है लियाम डॉसन की जगह पे। और इसके अलावा जो मेन चेंज एक आखिरी बाकी है वो है ब्रैडन कार्स, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एज एन ऑलराउंडर, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, टीम से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह पे उम्मीद की जा रही है कि एक और फास्ट बॉलर टीम का हिस्सा होंगे, और मेरे ख्याल में जॉश टोंगे को दोबारा से टीम में लिया जाएगा। उसी तरह इंडिया का स्क्वाड भी बुरी तरह से हर्ट हुआ है। आप देखें बुमराह जो उनके मेन बॉलर हैं वो उनका अभी इन एंड आउट है। जिस तरह की ये पिच है, अगर हाफ ऑफ द बुमराह भी इंडिया को मिल गए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी इंजरी को मद्देनजर देखते हुए कैप्टन जो है वो कल डिसाइड करेंगे कि वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे।
अगर बुमराह टीम का हिस्सा नहीं होते तो उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को चांस मिल सकता है टीम में। उसके बाद आगे देखें तो पंत जो है वो टो क्रशिंग जो उनको यॉर्कर्स पड़े, उसके बाद उनकी जो है वो टो हर्ट हो गई, ही इज इंजर्ड, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। उसकी जगह पे ध्रुव जुरल जो है वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देंगे और ये एग्रेसिव बैट्समैन है, इंडिया को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फराहम करते हैं और इनके आने से दूसरा एंड भी महफूज होता है क्योंकि ये लाइन और लेंथ हर्ट कर देते हैं तेज स्कोर करके। तो पंत भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे और इंडिया जो है वो एक और स्पिनर के साथ जाना चाह रही है। ये एक अजीब और थोड़ा सा रैश डिसीजन होगा इन केस ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में मोस्टली जो खासतौर पे ये जो ओवल ग्राउंड है यहाँ पे बाउंस अच्छा होता है और शुरू के दिनों में पेस को विकेट सपोर्ट करती है। ऑल्दो बैटिंग के लिए कंडीशन साज करा, लेकिन ये जो है ना तकरीबन जो है चूहे बिल्ली का खेल है, बराबर मौका मिलता है बैट्समैन और बॉलर को। तो इस सेंस में अगर जाए तो कुलदीप यादव को जो है वो इंडिया ट्रम्प कार्ड के तौर पे एज ए रिस्क स्पिनर, एज ए मिस्ट्री स्पिनर जो है वो टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। तो वी वुड सी कि उनका इंक्लूजन जो है वो इंडिया के हक में जाता है या अगेंस्ट जाता है। इस तरह से इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्शन तैयार हो गई है वो अभी भी इंग्लैंड से बहुत बेहतर है। ऑन पेपर जो है इंडियन टीम हमेशा की तरह इंग्लैंड से इस पूरी सीरीज में स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रही है। सो वी वुड सी कि ये सीरीज डिसाइडर किस तरफ जाएगा, जो है इंडिया के बैट्समैन किस तरह परफॉर्म करेंगे और इंग्लैंड के बॉलर जो नए फ्रंट लाइन बॉलर्स अब आ रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ कमांड वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो लास्ट हाईलाइट ऑफ टुडे है वो है T20 आईसीसी रैंकिंग, जिसमें अभिषेक शर्मा ऑफ इंडिया उन्होंने नंबर 1 T20 बैट्समैन की पोजीशन हासिल कर ली है, डी थ्रोन करके ट्रेविस हेड को, जो कि इस दफा जख्मी थे और वेस्ट इंडीज टूर का हिस्सा नहीं थे, तो उनके कुछ पॉइंट्स कटे जिसकी वजह से अब अभिषेक शर्मा जो है वो नंबर 1 T20 बैट्समैन है। इंडिया जो है वो नंबर 1 T20 टीम है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के बॉलर्स में से कोई भी बॉलर टॉप 20 बॉलर्स में शामिल नहीं हो सका और वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन जो कि पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बाबर आजम, वो टॉप 20 क्रिकेटर्स में शामिल है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के हालात और इस तरह के क्रिकेट खेलने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। अगर यही सूरत यार रही और टॉप 6 टीम्स ही सिलेक्ट हुई तो मुझे लगता है कि हमारा ओलंपिक्स के लिए जो इतने अरसे के बाद 25-30 साल के बाद क्रिकेट जो है ओलंपिक्स का हिस्सा बनी है, तो वी वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ दिस ओलंपिक्स। सो इट्स काइंड ऑफ डिस्ग्रेस, इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी लेगेसी एंड हम लोग जो है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम जाने जाते हैं क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि ये इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर बोर्ड एंड क्रिकेटर्स एंड सिलेक्टर्स। सो क्रिकेटर्स को जो है ना सिलेक्टर्स को होश के नाखून लेने चाहिए, बोर्ड को थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए एंड वी शुड बिल्ड अ टीम जो कि फ्यूचर में हमें इस तरह की हर्जासराई ना करवाए। थैंक यू।